the next topic after section 27, we are on section 28. Section 28 is about Section 28 of Indian Contract Act is about restraint of legal proceedings. जैसे अभी तक हमने देखे हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो मैरिज में रुकावट पैदा करते हैं या ऐसे एग्रीमेंट्स जो ट्रेड में रुकावट पैदा करते हैं, दे आर वॉइड except certain exceptions that we have done, but rest these agreements are non-enforceable and rejected by the court. तो सेक्शन 28 भी हमें एक ऐसे ही अदर डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, अदर एग्रीमेंट दैट क्रिएट्स अ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. ऐसे एग्रीमेंट्स जो लीगल प्रोसीडिंग्स में ही रुकावट पैदा कर दे. मीन्स जहां एग्रीमेंट में ये लिखा जाए कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन पे या अगर हमारे बीच में कभी मतभेद होगा, वी विल नॉट गो फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, वी विल नॉट गो फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर मैटर इन द कोर्ट. यहां पर ये बात की गई है. तो इसका मतलब तो आप पार्टीज को लीगल प्रोसीडिंग लेने से भी मना कर रहे हैं, उनके लिए ये रुकावट पैदा कर रहे हैं. कल उनके साथ कुछ गलत भी होगा और वो कुछ स्टेप भी नहीं ले सकते. So, are these agreements acceptable? Not at all. Let's read about what kind of the restraint they create. क्या होता है लीगल प्रोसीडिंग्स में रुकावट पैदा करना और इनका नतीजा क्या होता है. तो सेक्शन 28 को अच्छे से पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 28 गिव्स अस. तो एन एग्रीमेंट purporting to exclude the jurisdiction of the court. जिस एग्रीमेंट में कंप्लीटली ये लिखा गया है कि हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेंगे या हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, तो ऐसे एग्रीमेंट इलीगल हैं एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. भाई अगर हम देखा जाए किसी के साथ गलत भी हो रहा है और वो स्टेप भी ना ले, अपने लिए जस्टिस भी नहीं मांग सकता, तो क्या आपको लगता है ये सही है? नो. That's why Section 28 renders void agreement. ऐसे एग्रीमेंट्स को Section 28 void करार देता है और दो तरीके से देता है. कैसे? Firstly, यहाँ पर देखेंगे an agreement by which a party is restricted absolutely from enforcing his legal rights. सबसे पहला तो वॉइड एग्रीमेंट करार देने का तरीका है कि अगर पार्टी को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स नहीं करवा सकता या वो अपने लीगल राइट्स अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है उसको जस्टिस नहीं मांग सकता उसके लिए. एंड सेकेंडली, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें लिमिट्स क्रिएट की गई हैं विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में बी एनफोर्स्ड, या फिर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंप्लीटली ये लिखा गया है कि तुम्हारे पास टाइम रहेगा 3 महीने के अंदर अंदर जस्टिस लो वरना तुम नहीं जाओगे कोर्ट में. तुम्हारा जो स्टेप होगा वो विद इन 1 मंथ होगा लेने का. अगर तुमने विद इन 1 मंथ कुछ भी अपनी आवाज नहीं उठाई या तुम नहीं गए तो उसके बाद अगर गए वो भी इलीगल होगा. तो ऐसे दो तरीके जिसमें या तो उसको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या उसके लिए टाइम बाउंडेशन क्रिएट की जा रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 28? कंप्लीटली वॉइड एग्रीमेंट्स. ऑलराइट, तो इसमें फर्दर क्या बोला गया है? जनरली अगर हम देखें तो 3 jurisdictions ऑफ अवॉइडेबल, 3 jurisdiction आर अवॉइडेबल. कैसे? कि अगर प्लेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट जहां उसकी परफॉर्मेंस होगी एंड द डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, आप इन 3 जगहों पर कहीं पर भी अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, उस कोर्ट में जा सकते हैं. हमें जुरिस्डिक्शंस बाय सीपीसी आपने पढ़ा हो, सीपीसी में कंप्लीटली दिए गए हैं. ओके, जुरिस्डिक्शन जहां पे आप टेरिटोरियल लिमिट्स में देखेंगे तो वहां पर हमें दिए गए हैं प्लेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वेयर द परफॉर्मेंस इज टू बी डन और डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस और बिजनेस. इफ आउट ऑफ दीज 3 jurisdiction एटलीस्ट 1 इज लेफ्ट ओपन, अगर एक भी जगह आपको कोई भी चांस मिल रहा है अपना जस्टिस क्लेम करने का, इट विल नॉट ऑफेंड सेक्शन 28. ऐसा नहीं है कि वहां पे आप सेक्शन 28 के गलत में जा रहे हो, नहीं, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आप कहीं पर भी अपना राइट क्लेम कर सकते हो एंड इट इज प्रोवाइडेड अस बाय द सीपीसी दैट की पार्टी हैव द राइट
to claim, or they can give their complaint under any of the jurisdictions of the court under these three conditions. तो किसी भी एक प्लेस पे जाएंगे वो सेक्शन 28 के अलग नहीं है. Provided jurisdiction which is left open is a convenient one. वो आपके लिए convenient है and defendant के लिए भी convenient है. तो ये that is good. अब एक चीज देखने को मिलती है हमें माय डियर स्टूडेंट्स कि कहीं कहीं पर हमने कितने सारे एक्ट कर लिए हैं. सीपीसी किया है, आईपीसी किया है, सीआरपीसी किया है, कॉन्ट्रैक्ट अभी हम कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन हमने कर लिया, पार्टनरशिप हमने कर लिया, सेल्स हमने कर लिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव डन, रजिस्ट्रेशन एक्ट वी हैव डन, ऑल ऑफ यू नो. तो हमें वहां पर देखने को मिला था लिमिटेशन पीरियड. बहुत जगह देखने को मिलता है. अभी आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने सेकंड एक्सेप्शन में बोला है कि अगर कहीं पर भी टाइम बाउंडेशन दी गई तो वो भी वॉइड होती है. सेकंड पॉइंट में मैंने यही बोला है, बट लिमिटेशन पीरियड में भी तो बाउंडेशन होती है. तो इसका क्या मतलब है? यहां पर ये दिया गया है दैट लिमिटेशन ऑफ टाइम मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम विच इज शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. कि अगर हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है, सपोज कीजिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में कोई कंप्लेंट डालने का, फाइल करने का टाइम है 3 years. ओके, 3 years, और आप किसी एग्रीमेंट में उस टाइम को 1 year तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, देन इट इज वॉइड अंडर सेक्शन 28. वो वॉइड होगा, राइट. तो लिमिटेशन पीरियड का जो टाइम होता है वो तो देखिए वैलिड है. लिमिटेशन एक्ट आपको रोकता भी है, क्योंकि अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो आप तो सालों साल तक कितने जनरेशन आ जाती, अपने जनरेशन टू जनरेशन उस केस को चलाते ही रहते. ठीक है ना. तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट आने की वजह से एक टाइम रेस्ट्रिक्ट हो गया कि ये टाइम पीरियड रहेगा. यू हैव टू बी अवेयर फॉर योर राइट्स. जागते रहना पड़ेगा आपको, टाइम को भी देख के चलना है. बट अगर उस लिमिटेशन पीरियड से भी कम टाइम कोई पार्टी आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है किसी एग्रीमेंट के थ्रू, देन दैट इज वॉइड अंडर सेक्शन 28. समझ में आया? So limitation of time can be distinguished from those which is provided for the surrender or for feature of rights if no action is taken. Right? That's a general statement. तो आपको लिमिट यहाँ पर सिर्फ यही पढ़िए कि लिमिटेशन को, लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है उससे छोटा अगर दिया गया है टाइम, तो आपका वो क्या है, सेक्शन 28 के अंदर वॉइड. अब एज यूजुअल हमने सेक्शन 27 की भी एक्सेप्शन की थी, तो अब सेक्शन 28 की एक्सेप्शन देखिए. सेक्शन 28 की एक्सेप्शन मतलब कि ऑल्दो आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, बट अगर ये दो कंडीशन हुई है तो आप उनको वहां पर रेस्ट्रिक्शन अगर दी गई है वो वैलिड होगी. ऑलराइट, एक्सेप्शन का मतलब यही है कि ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड होंगी, अदरवाइज आप लीगल प्रोसीडिंग्स में किसी को भी रोक नहीं सकते हो, रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते. सो इट सेज इट अलाउज एन एग्रीमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेशन. अगर किसी एग्रीमेंट में ये लिखा गया है, हमने आर्बिट्रेशन एक्ट में ये पढ़ा था कि उससे पहले दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट में अगर दोनों पार्टीज इस चीज में सेटिस्फाई हैं और इस चीज में एग्री करती हैं कि अगर कल हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है ऑन एनी मैटर, वी विल रेफर दैट मैटर टू द आर्बिट्रेशन. देन माय डियर स्टूडेंट, दैट एक्सेप्शन इज वैलिड. वो पॉइंट वैलिड रहेगा क्योंकि वहां पर आप लीगल प्रोसीडिंग्स की बजाय आर्बिट्रेशन में मैटर को लेकर जा रहे हो, और आर्बिट्रेशन एक्ट इसे वैलिड करार कहता है. Thus, the right to proceed against the arbitrator's award. ओके, आप आर्बिट्रेटर्स अवार्ड के अगेंस्ट जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू हैव इट सेट असाइड कैन नॉट एक्सक्लूडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कि आर्बिट्रेशन में सपोज आपका मैटर था, आर्बिट्रेटर ने आपको अवार्ड दिया है और आर्बिट्रेटर के अवार्ड के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये एक जो कंडीशन है वो वैलिड है. बिकॉज यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर. अगर आपने ये ऑलरेडी एक पॉइंट दिया गया है कि आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया फैसला ही मान्य होगा एंड दैट विल बी फाइनल, देन यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट डिसीजन. ऑल राइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट एक्सेप्शन
इट स्टेट्स दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं टू रेफर द आर्बिट्रेशन क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन आर ऑल्सो वैलिड। ओके, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आर्बिट्रेशन में जो ऑलरेडी क्वेश्चन डिसाइड हो गए हैं, यू कैन नॉट टेक देम टू द कोर्ट, दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो बोथ द एक्सेप्शंस आई होप आपको समझ में आए हैं। एंड विद दिस सेक्शन 28 इज ओवर। आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एग्रीमेंट भी समझ में आया है जिसमें कि रिस्ट्रेंट क्रिएट किया जाए तो वो वॉइड होता है। तो हमने मैरिज का रिस्ट्रेंट चेक किया इन 26, 27 में हमने ट्रेड से रिलेटेड चेक किया एंड 28 में रिलेटेड टू द लीगल प्रोसीडिंग्स। With this session is over and you will find the PDF on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing, and yes, don't forget to subscribe.